वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे हमारी लुसेंट जो जनरल साइंस की बुक है, उसमें हमने क्वेश्चन सीरीज़ को शुरू किया है, जिसमें आज हम अपलोड कर रहे हैं पार्ट 6। देखिए, लुसेंट जो है वो जनरल साइंस की प्रिपरेशन के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को हिलाने के लिए, उसके बेस को हिलाने के लिए लुसेंट काफ़ी है। किसी दिन हम विस्तार में इस बात पे एक्सप्लेन करेंगे ये बात कि किस तरीके से लुसेंट आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करता है। लेकिन सभी जानते हैं कि 60 to 70% डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के आते हैं आपकी लुसेंट से। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, आप एनसीईआरटी प्लस लुसेंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में कितनी हेल्प मिली। एग्ज़ाम क्रैक हो ही जाएगा, लेकिन लुसेंट पढ़ने के भी कुछ तरीके हैं, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट हो या आपको वो वीडियो जल्दी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पार्ट 6 आज हम इसका देख रहे हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें, आप लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन करें, आप इवन यूपीएससी तक टारगेट कर रहे हैं, तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए। जब बेस क्लियर होगा तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होते हैं तो फिर आगे हम उस क्वेश्चन को कर पाते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। नीचे आपको कमेंट बॉक्स में एक चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्वेश्चन 1 से, जिस तरीके से सीरीज आपकी लुसेंट में ही दी गई है उसी तरीके से शुरू की है, तो वो आप बायो के क्वेश्चन के लिए वहाँ पर भी जा सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए, आधुनिक रसायन शास्त्र का ही आपकी लुसेंट में अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता किसे माना जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका लैवोसियर। लैवोसियर के बारे में आपने एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है। इन्होंने क्या होता है, जो स्टार्टिंग में हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल, मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले ये किसने बोला था, ये आपके लैवोसियर ने ही बताया था। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। रदरफोर्ड का हमें पता है, परमाणु मॉडल पढ़ते हैं, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से केंद्रक की खोज की थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी को हम जानते हैं, उसी आवर्त सारणी से क्या हुआ, आधुनिक आवर्त सारणी बनी, उनमें उसमें ही मॉडिफिकेशन होकर। तो ये साइंटिस्ट के नेम आपने कुछ लर्न करने होते हैं, वो एक साथ आप लर्न नहीं कर सकते, उनको याद नहीं रख सकते। तो जहाँ जिस तरीके से क्वेश्चन आता है उसको उसी तरीके से याद कीजिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है। परमाणविक संख्या मतलब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर की। तो देखिए, यहाँ पर बताना है कि इनमें से किसकी संख्या का पता चलता है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो देखिए, किसी भी परमाणविक संख्या जो होती है किसी भी तत्व की, कि वो क्या बताती है कि उसमें कितने प्रोटॉन हैं। इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर होते हैं तब तक जब तक एक एटम न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे हम सोडियम की अगर बात करें, सिर्फ सोडियम के अंदर क्या है, अगर 11 उसके प्रोटॉन है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन है उसमें। लेकिन यहाँ पर अगर प्लस चार्ज लग गया, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, इसका मतलब होता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, निकाल दिया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, अब 10 ही रह जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और देखिए, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित के लिए इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है, जितने नंबर से ऋणावेश होगा उतने नंबर गेन किए होंगे, जितने नंबर से प्लस होगा उतने से उसने लूज किए होंगे, निकाले होंगे। ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या हमें पता है, परमाणु भार से जब हम परमाणु क्रमांक को माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से है। उसका ऑप्शन दे रखा है घनत्व, क्वथनांक, द्रव्यमान या फिर परमाणु क्रमांक। तो देखिए, किसी भी तत्व का अभिलाक्षण गुणधर्म है परमाणु क्रमांक, मतलब एटॉमिक नंबर। आप देखेंगे किन्हीं भी दो तत्वों के लिए परमाणु क्रमांक कभी भी सेम नहीं हो सकता। जबकि अगर हम देखें परमाणु द्रव्यमान, जो मेंडलीफ ने जो आपकी आवर्त सारणी दी थी वो परमाणु द्रव्यमान पर बेस्ड थी, इसीलिए वो ज़्यादा लंबे समय तक वो नहीं चल पाई। आज जो हम मॉडर्न जो आधुनिक पढ़ते हैं, आधुनिक आपकी आवर्त सारणी, उसमें क्या है, वो परमाणु क्रमांक पर डिपेंड है। क्योंकि देखिए, किसी भी दो तत्वों के लिए परमाणु क्रमांक कभी भी सेम नहीं हो सकते। जहाँ सेम होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं। मतलब जैसे अगर हम कार्बन का देखें, कार्बन 612, कार्बन 46 14, तो ये क्या है, आइसोटोप है कार्बन के, उसी के अपर रूप हैं। तो आइसोटोप अलग है, वो उसी के अपर रूप होते हैं। लेकिन किन्हीं भी दो अलग अलग तत्वों के लिए, जैसे आप देखें ऑक्सीजन और कार्बन के लिए कभी भी सेम नहीं हो सकते।
हैं, जबकि परमाणु द्रव्यमान हम देखते हैं कि सेम होता है और उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है। तो देखिए आपको 30 आप 10th क्लास में ही बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हैं, 30 तक परमाणु क्रमांक, वहाँ पर आपको इतनी ही नीड होती है। लेकिन आप 12th क्लास में हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 118 एलिमेंट का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, वो किस ग्रुप में आते हैं, किस आवर्त में आते हैं। या हालांकि हमारे पास जो है उसके लिए मेथड होता है, हम फार्मूला यूज़ करके या अपनी ट्रिक को यूज़ करके हम निकाल लेते हैं कि वो किस पीरियड में आता है, किस आवर्त में आता है और किस ग्रुप में आता है, किस समूह में आता है। लेकिन फिर भी हमें उनका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो देखिए 30 तक अगर हम देखें तो हमें पता है, फर्स्ट से हम शुरू करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आपका सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आपका आर्गन, फिर आता है पोटेशियम, फिर कैल्शियम। तो यहाँ पर अगर हम देखें, आपका जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 8, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17 और बोरोन का कितना है 5। और आपको किसका पूछा गया है, 15 है फास्फोरस का। तो ध्यान रखना है 15 से ज़्यादा यहाँ पर किसका है, क्लोरीन 17। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, क्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है। अब नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है। ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो 8 है, मैग्नीशियम का 12 है, नाइट्रोजन का 7 है, बोरोन का कितना है आपका 5 है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपने ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं, वो आपने ध्यान रखने। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की है आपका बायो से। तो देखिए निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो जो ह्यूमंस की आरबीसी होती हैं, लाल ब्लड सेल जो होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, ये ब्लड में होती हैं। ब्लड का आपका 55% प्लाज्मा होता है, वो बाकी क्या है, रक्त कोशिकाएं हैं, जिसमें आपके आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स आती हैं। तो यहाँ पर जो आपके लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, आपका केंद्रक नहीं होता है और इनका आपने जीवन काल भी याद रखना है, 120 डेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होते हैं जो पूरी की पूरी कोशिकाओं को भी पचाने का काम कर सकते हैं। अगर गलती से ये फट जाए तो क्या होगा कि पूरी की पूरी कोशिका पाचित हो जाएगी। तो प्रोटोप्लाज्म के जो वेस्ट पदार्थ होते हैं ये उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसमें इतने खतरनाक क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन ऑफ फैक्ट्री मतलब प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। डिक्टियोसोम गोल्जी बॉडी जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोला जाता है प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा अर्धपारगम्य है। तो हमें पता है कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है, वो सभी पदार्थों को अपने आर पार नहीं जाने देती है, सिलेक्टिव ही जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर ग्रह कहा जाता है। सबको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एटीपी जनरेट करता है। अगर हम देखें जो एक ग्लूकोज के टूटने पे 36 जो एटीपी बनते हैं उसमें 34 जो है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। सीधे आपकी लुसेंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। लुसेंट के अंदर ये स्टेटमेंट आपका मेंशन है तो ध्यान रखना है। देखिए लुसेंट को पढ़ने का सबसे अच्छा मेथड है कि आप पहले एनसीईआरटी को पढ़िए, फिर अच्छे से आप अपनी लुसेंट की बुक को कवर कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट जो है लुसेंट में दे रखा है। कोशिका का शक्ति स्रोत किसको बोलते हैं, तो वही है जिससे एनर्जी मिलेगी, वही शक्ति स्रोत होगा, तो वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।